संपूर्ण हिंदी पाठशाला 2 साल से लगातार कोरोना कहर ढाए हुए है। पढ़ाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कोरोना। इधर परीक्षा की जल्दबाजी, दूसरे प्रश्न पत्र बनाने वालों की लापरवाही। बच्चों का कैसा होगा भविष्य, इस विषय में सोचकर चिंतित हैं हम। कैसे आएंगे उनके अंक अच्छे, कैसे बढ़ेंगे बच्चे आगे। यदि यही चलता रहा तो किस प्रकार से होगा हमारा भविष्य उज्जवल। जिन बच्चों को हम अपना भविष्य कहते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तीर्थराम। मित्रों, आज दिनांक 24/3/2022, समय 2 बजे से 5:15 पर जो प्रश्न पत्र छूटा है, उस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ बातें लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पत्र नहीं आया, जिसके कारण बच्चों का होगा भारी नुकसान। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सरकार, शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, सचिव, प्रश्न पत्र बनाने वाले अथवा पाठ्यक्रम बनाने वाले? कौन करेगा बच्चों के अंकों की भरपाई? इन्हीं बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। मैं बहुत अधिक बात इस विषय पर ना करते हुए सीधा आपको मुद्दे पर लेकर के चलता हूँ और बात करता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आज के पेपर में गलत तरीके से पूछे गए थे। हम बात करते हैं आज के प्रश्न पत्र पर। दोस्तों, सभी के पास लगभग जिनके घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे, इंटरमीडिएट की बात खास तौर से मैं कर रहा हूं, कक्षा 12 के, कक्षा 10 का प्रश्न पत्र तो ठीक था, कक्षा 12 के प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं, जिनके घर में बच्चे कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहे हैं और सामान्य हिंदी का पेपर दे कर के आए हैं। बच्चे प्रश्नों से निराश हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछ लिए गए हैं। हम पूरे प्रमाणों के साथ आप सभी के सामने उन प्रश्नों को रखना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी ये वार्ता। मित्रों, मैं पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि बोर्ड ने जो 70% कोर्स दिया था और जो 30% पाठ्यक्रम हटाया गया था पिछले पाठ्यक्रम से, उस पाठ्यक्रम पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हम सामान्य हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य हिंदी कक्षा 12। कोविड-19 यहाँ आप लिखा देखेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पाठ्यक्रम को किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया है। यहाँ लिखा है विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। और कैसे अनुशंसा की गई है आप देखिए। निम्नवत अनुशंसा है कि गद्य हेतु कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर रावत, नरसिंह होम हटा दिया गया, हरशंकर परसाई का निंदा रस हटा दिया गया, मैथिलीशरण गुप्त का गीत हटा दिया गया, जयशंकर प्रसाद का गीत हटा दिया गया, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन हटा दिया गया, महादेव और रामधारी सिंह दिनकर का पुरवा और उर्वशी हटा दिया गया। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को कम किया गया। दूसरा, आगे देखिएगा, कहानी भाग से शिवानी की कहानी लाटी को हटा दिया गया है और संस्कृत भाग से भोजस से औदार्यम को हटा दिया गया है। व्याकरण में राजन, जगत और सरित, सर्व, इदम और यत, इन शब्द रूपों को हटा दिया गया है। जिनको हटाया गया है उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। मतलब जिन्हें हटाया गया है वे पाठ्यक्रम में पूछे जाने नहीं थे, बच्चों को उनको नहीं पढ़ना था। और यदि ये पूछे गए, इसका मतलब हुआ कि प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि नहीं ध्यान दिया गया तो क्या प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है जिसने पाठ्यक्रम नहीं देखा है, जिसे पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं, या जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। बात करते हैं आगे। काव्य सौंदर्य में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को हटा दिया गया है। 5 अलंकार आपको पहले पढ़ने होते थे, अब 8 अलंकार पढ़ने होते थे, क्षम्यताम 8 अलंकार पढ़ने होते थे। अर्थालंकार में 5 अलंकार पढ़ने होते थे, 5 में से 2 हटा दिए गए। अर्थालंकार में 3 अलंकार और शब्दालंकार में 3 अलंकार आपको
पढ़ने थे। चलते हैं आगे। ये था वह पाठ्यक्रम जो इस बार 2022 की परीक्षा के लिए 21 और 22 सत्र के लिए हटाया गया था। मतलब इसको नहीं पढ़ना था, और जिसे पढ़ना ही नहीं है उससे सवाल भी नहीं बनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, और भी आपको बताएंगे कि पाठ्यक्रम में जो है ही नहीं और जो पहले भी नहीं था वह भी पूछा गया है। क्यों? आगे बढ़ते हैं। कैसा होगा बच्चों का भविष्य? यूपी बोर्ड के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। यूपी बोर्ड में या तो अधिकारी लापरवाह हैं, कामचोर हैं, अथवा उन्हें अपने काम की पहचान ही नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। कैसे यूपी बोर्ड का नाम डुबोया जा रहा है? यूपी बोर्ड सभी बोर्डों में सर्वश्रेष्ठ बोर्ड मेरी दृष्टि में है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और यूपी बोर्ड के छात्रों को निरंतर निर्देशित कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। देखिएगा, जो 70% कोर्स बचा, लिखा है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। किस प्रकार से है आप देखिए, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं तो आपको समझ में आए, साफ साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ये देखिए, लिखा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और यहाँ हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का विकास रहेगा, विभिन्न कालों में रहेगा, और कवियों और उनकी कृतियों पर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि आते हैं, और ये परंपरागत है, वही आने चाहिए और आए भी, इनमें हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, आए, कोई दिक्कत नहीं। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों के साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों के साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। इतना मैं इस बात से इनकी सहमत हूँ, और जो सही है उसको सही बोलता हूँ। आगे, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य पूछा जाएगा और सारांश पूछा जाएगा कहानियों का। 3 कहानियाँ बची हैं, आगे आपको कहानियाँ भी दिखाएं कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो एक कहानी हट गई, 4 कहानियाँ थीं, 3 कहानियाँ बची हैं। उनमें से क्या पूछना था? या तो सारांश या फिर उद्देश्य। विकल्प आता है प्रश्न पत्र में, नहीं आए सारांश उद्देश्य, पूछिए जिसका जो पूछना है। उद्देश्य पूछेंगे या फिर सारांश, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। दिया गया है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत हमारी यहाँ है प्रश्न संख्या 6 से। आगे बढ़ते हैं। ये है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और काव्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आएंगे। क्रम संख्या 10 एवं 11 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या जो 10 और 11 होगा वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि संधि क्या आएगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित संधि विच्छेद करने को आएंगे शब्द। कौन कौन? फिर से आप देख लीजिएगा, दीर्घ, गुण, यण और अयादि, इसके बाहर नहीं आएगा, ऐसा इन्होंने कह रखा है। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान कौन कौन से? संज्ञा शब्द हैं, सिर्फ राजन है और नामन है और कुछ नहीं है। मतलब क्षम्यताम, आत्मन और नामन में से पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। शब्द में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी, इनसे हम कोई बात नहीं करेंगे। ये जहाँ से जो कुछ भी पूछा गया है ठीक है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी है, गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, रस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण उदाहरण सहित लिखने थे। इनमें से शांत, या तो श्रृंगार पूछा जाएगा, या करुण पूछा जाएगा, हास्य पूछा जाएगा, वीर या फिर शांत में से कोई पूछा जाना था। क्या पूछा गया है हम आगे दिखाएंगे, याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 12, प्रश्न नंबर 12 ध्यान रखिएगा आप लोग। अलंकारों में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ना था। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना था और नहीं पढ़ना था, 6 अलंकार पढ़ने थे। छंद में मात्रिक छंद रहेंगे, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ पढ़ने थे। इनमें से कोई दिक्कत नहीं, सब सही आया है। ठीक है, छंद से कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत कहाँ है? अलंकार में दिक्कत है, रस में दिक्कत है, ध्यान रखना। संधि में दिक्कत है। हम अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं
और किस प्रकार का प्रश्न पत्र पूछा गया है जो नहीं पूछा जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा पहुंचते हैं उस प्रश्न पत्र पर जो प्रश्न पत्र पूछा गया है। इस बार आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको दिखेगा। लिखा है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 80, कोई दिक्कत नहीं। पंच लाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। हम आपको दिखा देना चाहते हैं फिर से, हमने आपसे अभी कहा था कि यहाँ आप देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, क्षम्यता, प्रश्न संख्या 6 देखिए। लिखा है सारांश या फिर उद्देश्य से पूछा जाएगा। सारांश अथवा उद्देश्य पूछा जाएगा। सारांश या उद्देश्य से पूछना था। इन्होंने पूछा क्या है, आप देखें। इन्होंने पूछा है, सारांश तो पूछा ठीक है, इन्होंने पूछा है ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण। सर्वथा नई बात, साहित्य वर्ग में पूछा जाता है। जो आर्ट साइड से बच्चे पढ़ते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, चरित्र चित्रण वहाँ पूछा जाता है। यहाँ सारांश और उद्देश्य पूछा जाना चाहिए था, जो कि गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार जवाब देगी। ये जो जल्दबाजी में कार्य हुआ है, हमसे कोई प्रश्न पत्र बनाने को कहे, हम 2 घंटे में प्रश्न पत्र बना करके दे देंगे और कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं आएगी। प्रश्न पत्र बनाने वाले अनुभवी ही चुने गए होंगे मेरे विचार से, और यदि उनसे भूल हुई है तो ये कोई छोटी भूल नहीं है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये, बोर्ड के साथ खिलवाड़ है, मजाक है ये। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, अभी तो कम देख रहे हैं। अब आप देखिए, लिखा हुआ है, थोड़ा मैला दिखेगा आपको, फिलहाल हम पढ़कर बता रहे हैं कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है राजानम शब्द में विभक्ति और वचन है। आप देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, राजन शब्द रूप पूछा गया है। और यहाँ देखिए ये कौन सा शब्द रूप है, ये सरित शब्द रूप है। राजन और सरित पूछा गया है। हम आपको फिर से ले चलते हैं इनके पाठ्यक्रम पर, और यहाँ आप पाठ्यक्रम में देख लीजिए जो 30% कोर्स हटाया गया उसमें साफ साफ लिखा है कि राजन, जगत और सरित नहीं पूछा जाएगा। पढ़ना ही नहीं था। जब बच्चे को मना कर दिया गया पढ़ने को, तो उससे सवाल पूछने का औचित्य क्या है, ये सवाल है मेरा। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, बच्चे के ये 2 नंबर कौन देगा उसको? बच्चे के हाथ से 2 नंबर गए या नहीं गए? खैर, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ा रखा था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते थे इस जल्दबाजी में जो काम हो रहे हैं, लोग जो भी बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि कोई भी सही तरीके से काम नहीं करना चाहता है। यदि सही तरीके से काम होते तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होती। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजान नहीं पूछना चाहिए था, सरित नहीं पूछना चाहिए था, आत्मन और नामन में से पूछना चाहिए था, आत्मा और नाम का पूछना चाहिए था और नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछा है। ये इनकी भूल है, गलती है, त्रुटि है, बच्चों के साथ किया गया खिलवाड़ है। अब आप संधि में देख लीजिए, 2 संधियाँ तो सही पूछी गई, 2 शब्द सही पूछे गए, लेकिन एक जो ये पूछा गया हरिश्चेते, क्या आपको पता है जिसने भी प्रश्न पत्र बनाया हरिश्चेते क्यों पूछा गया? यहाँ पर क्यों पूछा गया है जी? हरिश्चेते कहाँ से आया? आप देखिए, ये होगा हरीश, क्षमता, हरीश और धन शेते, ये आपकी इष्टित्व संधि है। इष्टित्व संधि का उदाहरण है। इष्टित्व संधि मतलब आप व्यंजन में चले गए। यहाँ आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि नहीं पढ़नी है। हरिश्चेते कहाँ से पूछा गया? ये सही होना चाहिए था, इसमें ये विकल्प सही होगा, दा हरिश्चेते। ये पाठ्यक्रम में नहीं है। 1 नंबर बच्चे का यहाँ माइनस होता है कि नहीं? क्यों माइनस होता है? बच्चे की गलती नहीं, यहाँ पर गलती ना तो पढ़ाने वाले टीचर की है, गलती है प्रश्न पत्र बनाने वाले की और प्रश्न पत्र को रीचेक करने वाले की। अब इस गलती को चाहे प्रश्न पत्र बनाने वाले को गलती दे दो, चाहे रीचेक करने वाले की गलती दे दो, या फिर गलती सचिव की, शिक्षा निदेशक की, या फिर शिक्षा मंत्री की गलती दी जाए। सारे निर्णय गलत लिए जा रहे हैं। बच्चों के फेवर में आप निर्णय कह रहे हो, लेते हो, बच्चों के फेवर में कोई निर्णय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के फेवर में निर्णय, बच्चों के लिए कोई निर्णय है। सारे पूरे के पूरे साल स्कूल बंद रहे, बच्चे पढ़ नहीं पाए।
अब बच्चों के साथ इस प्रकार का मजाक किया जा रहा है। या तो आपने सिलेबस ना दिया होता, और यदि सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम दिया, तो पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रौद्र रस भयानक रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित लिखिए। कैसे लिखेंगे बच्चे रौद्र रस और भयानक रस का स्थायी भाव? आप कहोगे कि पूरे रस पढ़ाने चाहिए टीचर को। क्यों पढ़ाएगा टीचर जब आपने सिलेबस दे रखा है? आप देखिए आपने क्या दिया है सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। यहाँ देखिए, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत। इसमें भयानक रस कहाँ से आ गया? रौद्र रस कहाँ से आ गया? पाठ्यक्रम के बाहर कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाना भी नहीं चाहिए, नीति के विरुद्ध है। पाठ्यक्रम के बाहर बच्चों को पढ़ाना मतलब उनको बरगलाना होगा। पाठ्यक्रम को लेकर के चलते हैं हम, पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। हालांकि हमने सब कुछ पढ़ाया है बच्चों को, लेकिन नियम तो यही है कि प्रश्न पत्र आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आएगा, पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आएगा। आप सिर्फ यहाँ लिख देते रस परिचय पूछा जाएगा, तो बच्चे सारे रस पढ़ करके जाते। आपने दे रखा है कि कौन कौन से रस में से पूछा जाएगा, तो बच्चे इन 5 रसों को तैयार करके गए हैं। अब बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो उनके 2 नंबर वहाँ माइनस होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बताइए, कौन जिम्मेदार है? ये बच्चों को ये नंबर कौन देगा? और देखिए, संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिखिए। रूपक अलंकार चलो ठीक है, उनका पढ़ा हुआ मिल गया, लेकिन संदेह कहाँ से आ गया? आप बताइए, किस प्रकार से आप लोगों ने पाठ्यक्रम को देखा है? ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि भ्रांतिमान और संदेह नहीं पूछा जाएगा। जब भ्रांतिमान और संदेह 30% कोर्स के अंतर्गत 2021-22 में हटा दिया गया है, तो आपके प्रश्न करने का औचित्य क्या बनता है? इस बात के जवाब चाहिए। कौन देगा इन बातों के जवाब? इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? कौन करेगा बच्चों के साथ न्याय? यदि बच्चे बोलते नहीं हैं और इंटर है ऐसा समझकर, या यूं कह लीजिए कि 4 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 5, 2 ये 7, 5 ये 12 नंबर बच्चों के छूट जाएंगे, तो क्या बच्चे पास नहीं होंगे? आप अगर यदि ऐसा कहें हमसे, तो हम आपकी इस बात से पूरी तरीके से असहमत होंगे। क्योंकि बच्चे जो तैयारी करते हैं, 90+ में जाने की अपेक्षा रखते हैं और मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं, माता पिता प्रयत्न करते हैं, उनके टीचर्स प्रयत्न करते हैं, रात रात बच्चे सोते नहीं हैं पढ़ने के लिए। आप उनके 12 नंबर काट लेते हैं, कितना दुख होगा उनको? कैसे आगे मेहनत कर पाएंगे वे? बच्चे को नहीं आता है, बच्चे ने नहीं लिखा, आप उसके नंबर तो काट लेंगे। 12 नंबर कटने का मतलब हुआ 88 मार्क्स का पेपर करके आया है बच्चा। 88 मार्क्स में उसके राइटिंग के भी नंबर आप काटोगे। बच्चे ने क्वेश्चन देखा, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, गलती हुई उससे, गलत किया उसने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कटेंगे, कितने नंबर उसको मिलेंगे? 60, 70 एवं 70 से 70 से ऊपर क्या मिलेगा उसको? कैसे बच्चा आगे मेरिट में आएगा? अब आप कहोगे नई शिक्षा नीति ने कहा है, नई शिक्षा नीति का कहना है कि मेरिट से कोई मतलब नहीं, एंट्रेंस के आधार पर एंट्रेंस के आधार पर प्रवेश मिलेगा बच्चों को। ठीक है, मान लेते हैं। क्या कहीं मेरिट की कोई आवश्यकता होगी या नहीं, ये भी एक सवाल है आपसे। कौन जवाब दे है इसका? मेरी बात जिस किसी को बुरी लगी हो, मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित अवश्य करें, और जिन लोगों को अच्छी लग रही है इस बात को इतना शेयर करो कि लोगों तक ये बात पहुँचे और आंखें खुलें। उस पद पर, जिस पद पर आपको बैठाया गया है, उस पद की गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। हम क्षमा चाहते हैं यदि हमारे मुख से किसी प्रकार की धृष्टतापूर्ण बात कथनों का उच्चारण हुआ हो। मैं बहुत दुखी हूं, कुपित भी हूं, इसलिए संभव है कि मेरी वाणी में कठोरता आई हो। क्षमा चाहते हैं अपनी वाणी की कठोरता और धृष्टता के लिए। परंतु यदि हम विनम्रतापूर्वक भी कहें, तब भी हम यही कहना चाहेंगे
कि 12 नंबर कौन देगा बच्चों को। 12 नंबर ही नहीं, पेपर हल करते समय उनके दिमाग में जो प्रश्न आए और उन प्रश्नों के कारण जो उन्होंने तैयार किया था, जो वो छूट गया, जो कर नहीं पाए, उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। आगे का पेपर ख़राब होगा, उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। बच्चे अभी सवाल कर रहे थे हमसे कि सर आगे हम क्या करेंगे, अगर आगे के प्रश्न पत्र भी इसी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो हम कैसे हल करेंगे, क्या जवाब दें हम उनको। फिर भी सांत्वना देना और समझाना हमारा कर्तव्य है। एक शिक्षक के आधार पर हमने समझाया कि पढ़ाई करो, अध्ययन करो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जितना हो सके पढ़ लो। इसका सीधा सीधा एक उत्तर आता है कि मतलब यूपी बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। शायद यदि होता तो उनसे इस प्रकार की त्रुटि ना होती, गलती ना होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। फिलहाल हम यही निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, जितने भी लोग कुर्सी प्राप्त करके बैठ जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, सिर्फ आपको पैसा अपनी जेब में रख करके मस्ती करने के लिए नहीं मिलता है। आपको उस पद पर रह करके उस पद की गरिमा के अनुसार कार्य करना ही होगा। यदि नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दे दीजिए आप। हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों के साथ इस प्रकार से किसी तरीके से कोई खिलवाड़ मत कीजिए। सब आपकी गलती है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। अपनी धृष्टता के लिए, वाणी में कठोरता के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। और बच्चों, आप सभी से मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ में। आप लोग धैर्य मत खोइएगा, सही तरीके से पढ़ाई करिए। हम आपके साथ हैं, जब कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े हमें याद करिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमने कहा 24/7 आप कभी भी मुझसे सवाल करिएगा, हम हमेशा आपके प्रश्न के उत्तर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। जैसे ही हम आपका प्रश्न देखेंगे, आपका उत्तर आपके सामने होगा। कोशिश हमारी यही है, और जिस प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं, हम खोजने का प्रयास करेंगे और खोज कर पूरी व्याख्या के साथ आपके सामने उस प्रश्न के उत्तर को उपस्थित करेंगे, लाकर रखेंगे। फिलहाल परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है कि यह जो अभी आपके सामने कमी आई, आगे आपको ह्रासमान न बना सकें, आपके अंकों पर किसी प्रकार का कोई असर न डाल सकें। इसलिए आपको जागरूक रहना है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र हल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय हिंदी।